Good evening, students. Last working note of value added method, जैसा आपसे डिस्कशन हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि देखिए सेकंड नंबर पे दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए, और 10th और लास्ट नंबर पे दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। तो दिमाग में ये हो रहा होगा कि सेकंड वाले की सेल्स को फाइनल सेल्स माने या 10th वाले सेल्स को फाइनल सेल्स माने या दोनों की सेल्स को ऐड कर दें। तो इस तरीके के डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर सेल्स बाय फर्म ए दिया हुआ है, हाँ, और उसके उल्टा जो है, अगर प्रॉब्लम में आपके ये दिया हुआ है, अगर आपके उस प्रॉब्लम में आपके ये दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए टू जेड, तो केवल आपको सेल्स बाय फर्म ए को ही कंसीडर करना है। बाकी जितनी भी सेल्स दी हुई हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम में आपको दी हुई है, जैसे सेल्स बाय फर्म ए टू बी, इट विल बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल सेल्स बाय फर्म ए को ही माना जाएगा, क्योंकि सेल्स बाय फर्म ए इज टोटल सेल्स, ठीक है। इस सेल्स बाय फर्म ए का मतलब हुआ टोटल सेल्स, तो यहाँ पर ये टोटल सेल्स है, ठीक है। तो उसमें सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट का मतलब ये है कि ये बात अगर आपके समझ में आ जाए कि सेल्स केवल दी हुई है, सेल्स दी हुई है, तो उस सेल्स का मतलब टोटल सेल्स है। अगर दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए, तो इसका मतलब आप ये समझो कि टोटल सेल्स बाय फर्म ए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपकी सहूलियत के लिए, और आप ये नोट्स जो हैं इसको आप प्रिजर्व करके रखिए, ये बहुत काम आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम तक आपके। इफ सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, then it will be considered as total sales, and then sales by firm A to B, sales by firm B to C, and sales by firm A to, मतलब अगर ऐसी चीज़ें दी हुई हैं तो sales by firm A to households etc. will be ignored, and in fact all these items will be included in sales by firm A। बल्कि इसके अगर ये सब आइटम्स भी दिए हुए हैं और सेल्स बाय फर्म ए भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी सेल्स बाय फर्म ए टू बी, सेल्स बाय फर्म बी टू सी और सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड्स, इनको सबको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हम पहले ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इनकी सेल्स जो है वो फर्म ए की सेल्स में इंक्लूडेड होगी, ठीक है। इनकी सेल्स जो है वो फर्म ए की सेल्स में इंक्लूडेड होगी, इसलिए हम केवल फर्म ए की सेल्स को ही कंसीडर करेंगे, बाकी किसी की भी सेल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये है, परचेजेस बाय फर्म विल बी इंक्लूडेड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ दैट फर्म, ठीक है। इफ़ अब परचेजेज, अगर प्रॉब्लम में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है और परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह। इफ़ परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल इन इंटर कंजम्पशन बोथ आर गिवन, अगर दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि प्रॉब्लम में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है, ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर करेंगे। और अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों ही दिए हुए हैं, देन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी कंसीडर्ड एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इग्नोर्ड। और अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशंस और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों ही दिए हुए हैं, तो फिर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही एक्सेप्ट करोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ही आप
मानोगे और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को आप इग्नोर करोगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और, अगर इफ ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन इन प्लेस ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया हुआ है और उसके साथ कुछ और आइटम्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये सब भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन सबको हम सम अप कर देंगे। ये समझ में आ गई बात। ये अगर इसकी जगह पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे। इन सबको इंक्लूड करके जो है क्या होगा, इन सबको इंक्लूड करके ही हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट ये था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद फिर अगला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे सेल्स में। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि जो हम अपने लिए सर्विस दे रहे हैं, जैसे मान लो कि घर के अंदर कोई भी सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम जो है सेल्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट कॉस्ट बट परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को ही हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन मानते हैं, मतलब केवल रॉ मटेरियल्स को ही हम जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट मानते हैं। कैपिटल गुड्स को हम कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं मानेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है, ये मैंने आपको शुरुआत से बताया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और, मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस आता है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, फिर भी आप अपने दिमाग में रख लो। सपोज कि ये सेल्स बाय फर्म ए टू बी, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब तो फर्म ए जो है वो बी को बेच रहा है, तो अगर फर्म ए फर्म बी को बेच रहा है तो जो फर्म बी के लिए वही वैल्यू जो है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का काम करेगी, लेकिन फर्म ए के लिए वही चीज़ जो है आपकी सेल्स का काम करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म बी खरीद करके उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको बेचेगा। फर्म ए के लिए वो क्या होगा, वही प्रोडक्ट आपका फाइनल गुड्स होगा, लेकिन फर्म बी के लिए जो है वही प्रोडक्ट आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर कभी कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ फर्म ए टू फर्म बी, तो वो फर्म ए के लिए जो है वो फाइनल गुड्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और फर्म बी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो फर्म ए के लिए सेल्स हो गया और फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आप समझ लो आप। उसके बाद लास्ट वर्किंग नोट्स है, इफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ सर्टेन ईयर्स आर गिवन along with depreciation along then depreciation will be calculated। अगर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन दिया हुआ है तो और डेप्रिशिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो डेप्रिशिएशन को जो है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स अपॉन लाइफ स्पैन। सपोज करो कि कोई गुड ऐसा है जिसकी जो है लाइफ मतलब सपोज करो कोई गुड्स ऐसा है जिसकी कॉस्ट सपोज 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000 रुपये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी है, 2 साल है। तो डेप्रिशिएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स कितना हो गया 50,000 और लाइफ स्पैन कितनी है 2 ईयर्स, 50,000 अपॉन 2 कर दिया एंड वी विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन बाय दिस मेथड।
ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है ये मैंने लगभग आपको समझा दिया। अगर आपको प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन, तो आप उस जगह पर डेप्रिसिएशन का ये वाला फार्मूला याद रखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स अपॉन लाइफ स्पैन। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।